जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारिवारिक चुल्स विद्यावतन में। पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट जाने। अब उसी चैप्टर से संबंधित, उसी अवधारणा से संबंधित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से कह लीजिए या हमारे ज्ञान की दृष्टि से या गणित में जिसको जाने बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोटे तौर पे इनकी जानकारी रखने के बाद ही आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या परीक्षाओं की तैयारी अगर शुरुआत भी आपकी है तो इनको जाने बिना आप शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो चलिए इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जानते हैं और एकदम बेसिक लेवल से जानते हैं और इतना जानते हैं कि एग्जाम में आसानी से हम प्रश्नों को कर सकें। जैसे मुख्य रूप से सीटेट परीक्षा को लेकर के और जो भी कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं ताकि आपके एक भी मार्क्स परीक्षा में न छूटे। चलिए देखते हैं गुणनखंड और गुणज, फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होता है। जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो जो भी टर्म्स आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो संख्याओं से संबंधित होते हैं। तो गुणनखंड जो है संख्याओं से ही जुड़ा होता है। अगर हम कहें कि कोई संख्या 6 ले लेते हैं, कोई संख्या 8 ले लेते हैं, तो इनके गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड का मतलब कि जिन जिन संख्याओं से ये दी हुई संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हीं को इनका हम गुणनखंड कहते हैं। या ये कह लीजिए कि 6 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब गुणनखंड की बात कर रहा है तो यानी गुणा से संबंधित होगा, गुणा के रूप में होगा। इसी तरह से गुणज है तो ये भी गुणा से संबंधित समझ में आ रहा है शब्द से देखने पर। तो 6 को हम अगर देखें तो एक ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणित 6, 1 गुणित 6 लिख सकते हैं। इसको हम 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। इसको हम 3 गुणित 2 लिख सकते हैं। मतलब 1 2 3 क्रमशः ऐसे ऐसे करते चलेंगे हम। और एक इसको हम 6 गुणित 1 लिख सकते हैं। ये ऐसी 4 स्थितियां बन रही हैं जिसमें कि हम 6 प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 8 की बात करें तो इसको हम 1 गुणित 8 लिख सकते हैं, 2 गुणित 4 लिख सकते हैं, 3 से तो कुछ नहीं लिख सकते, फिर 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, 5 से भी नहीं लिख सकते क्योंकि 5 की गुणा में ये नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में हम इसको 8 गुणित 1 लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्याओं को गुणा के रूप में हम लिखें कि ये प्राप्त हो जाए। तो इसको अब इसमें जो आपका ये 1 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 6 हुआ। ये क्या हुए? ये 6 के गुणनखंड हुए। क्या हुए? 6 के गुणनखंड। उसी तरह से 8 में 1 2 4 और 8, ये क्या हुए? ये 8 के गुणनखंड हुए। यानी कि जिनसे हम इस संख्या को प्राप्त कर सकें, अब उन संख्याओं में किसी संख्या का गुणा करके। तो फैक्टर का मतलब या गुणनखंड का मतलब ये हुआ, मोटे तौर पे अगर हम जाने तो संख्याओं का ऐसा खंड, संख्याओं का ऐसा खंड या ऐसी संख्याएं जो उसको पूरा पूरा विभाजित करें। हमने यहाँ 4 से मल्टीपल क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि 4 से 6 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो 6 जो है 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा। 8 जो है 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनका गुणनखंड कहते हैं। जिससे कि मोटे तौर पे ऐसी संख्याएं जिनसे दी हुई संख्या कटती हो वही उसके क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। यानी कि 6 के गुणनखंड कौन कौन हो गए? 1 2 3 6, 8 के 1 2 4 8। अब इन दोनों चीजों से क्या निकल के आ रहा है? इनसे एक चीज ये निकल के आ रहा है कि एक जो है, एक और वो संख्या स्वयं। इसी तरीके से आप बहुत सारी संख्याओं को लेके कर सकते हैं। तो 1 और 6 यानी कि एक और वह स्वयं संख्या अपना गुणनखंड होती है। मतलब
कोई भी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या निश्चित रूप से होता है। 8 के केस में भी आप देख लीजिए 1 और 8, यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड स्वयं एक और वह संख्या होती ही है। अब गुणज की बात कर लेते हैं। गुणज की बात कर लेते हैं। गुणज गुणज एकदम आसान चीज है। जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं, कोई भी संख्या आपको दी हुई है, मान लीजिए आपको 10 दिया हुआ है, तो इसके गुणज जो होंगे क्या होंगे, हम 10 में 1 का गुणा कर लेते हैं, 10 में 2 का गुणा कर लेते हैं, 10 में 3 का गुणा कर लेते हैं। ऐसे ही आप बढ़ते चले जाते हैं, तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गुणज या मल्टीपल कहते हैं। अगर हम इसको 4 कर लेते हैं तो 40 हो जाएगा, ऐसे भी आगे अनंत तक। अब गुणज का कोई लिमिट नहीं है कि कितना, अगर किसी संख्या को हम किसी भी संख्या और संख्या से गुणा कर दें तो जो प्राप्त होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, गुणज होते हैं। किसी भी संख्या से, कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 10, अनलिमिटेड। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुणजों की संख्या जो होती है, मल्टीपल की संख्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। तो ये आपका गुणज हो गया और वो आपका क्या था, गुणनखंड था। अब आगे देखते हैं इनसे संबंधित गुणनखंड और गुणज से संबंधित जुड़े तथ्य। जैसा कि हमने बताया कि गुणनखंड जो होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड, कोई भी संख्या ले लीजिए, एक और वह संख्या स्वयं, ये क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है। अब जैसे आपने 6 के केस में देखा कि 1 2 3 और 6 उसके गुणनखंड थे, तो गुणनखंडों की संख्या जो होती है सीमित होती है। गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, सीमित होगी, फाइनाइट होगी, सीमित होती है। एक और वह स्वयं संख्या अपना गुणनखंड होते हैं। ये चीजें डायरेक्ट एग्जाम में कॉन्सेप्ट रूप में आपसे पूछ ली जाती हैं, इस तरह से लिख करके, और सत्य असत्य या छांटने को दे देता है। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। कभी भी कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, उसके गुणनखंडों की संख्या सीमित होगी, निकाला जा सकता है। दूसरा, गुणनखंड संख्या के बराबर या छोटा होता है। जैसे 6 का 1 2 3 6 था, तो ये सारी संख्याएं क्या है, या तो 6 से छोटी हैं या तो 6 के बराबर, 6 के बराबर है। उसी तरह से कोई भी संख्या का गुणनखंड आप निकालेंगे तो संख्या के बराबर या संख्या से छोटा होगा। 3 मुख्य टर्म होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या अपना गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, फाइनाइट, गुणनखंड संख्या के बराबर या छोटा होता है। अब गुणज से संबंधित तथ्य इसी तरीका से आप जब देखेंगे तो किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर होगा या बड़ा होगा। जैसे गुणनखंड था उसी तरह से गुणज क्या हो जाएगा, संख्या के बराबर या बड़ा होता है। संख्या के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, गुणनखंड और गुणज में? संख्या के बराबर दोनों होंगे, लेकिन गुणनखंड संख्या से छोटा भी हो सकता है और गुणज जो होगा हमेशा बड़ा भी हो सकता है। गुणज छोटा नहीं हो सकता और गुणनखंड बड़ा नहीं हो सकता। किससे? संख्या से। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है लेकिन गुणजों की संख्या असीमित होती है। गुणजों की संख्या
गुणजों की संख्या असीमित होती है, असीमित होती है। कैसे? अगर हम कहें कि 6 के गुणजों की संख्या, तो 6 में अब क्रमशः पूर्ण संख्याओं से हम गुणा करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, आगे ऐसे, तो अनलिमिटेड हम गुणा कर सकते हैं, अनंत तक गुणा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अनंत तक मतलब जिसका कोई निश्चित मान न हो, तो उसी को हम अनंत कहते हैं, असीमित कहते हैं, अनलिमिटेड कहते हैं। तो गुणजों की संख्या इनफाइनाइट, चाहे आप जितना गुणा करते चले जाइए कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती रहेगी। लेकिन गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है, क्योंकि उससे बराबर या उससे छोटा ये बड़ा होता है। तो ये मुख्य रूप से आपके जो होते हैं क्या होते हैं, गुणज स्वयं अपनी संख्या भी होती है, और गुणनखंड में क्या था, एक और वह स्वयं संख्या अपना गुणनखंड होते थे। लेकिन गुणज में एक का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि एक होगा। अगर मान लीजिए कि एक ही का है, हम गुणज पूछ देते हैं तब तो एक होगा, लेकिन अन्य संख्याओं का नहीं होता है। लेकिन गुणनखंड में एक और स्वयं वह संख्या होती है, गुणज में वह संख्या होती है हमेशा क्या, गुणज में वह संख्या हमेशा सम्मिलित होती है। कोई भी संख्या का गुणज हम निकालेंगे तो वह संख्या हमेशा सम्मिलित होती है। अब एक कॉन्सेप्ट है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसी भी संख्या के, जैसे हम आपका 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। जब इनको हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 6 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 क्या है, बराबर 6 × 2। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। संपूर्ण संख्या, आप पूर्ण वर्ग सुने होंगे, लेकिन ये पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसका दूना, ये कह लीजिए कि जिसका दूना उसके गुणनखंडों के योग के बराबर हो। तो जोड़ के देख लीजिए 6 का, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 12 और 6 का दूना 12। यानी कि संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसका दूना, किसी भी कोई भी संख्या संपूर्ण कब होगी, जब उसका दूना उसके गुणनखंडों के योग के बराबर हो। तो इस तरह से आप 6 देख लीजिए, 6 है। इस ऐसे और भी संख्याएं हैं जो अपने गुणनखंडों के योग से दूना होंगी तो फिर संपूर्ण संख्या कही जाएंगी। आगे चलते हैं, भाज्य संख्याएं। अब गुणनखंड और गुण से संबंधित ये भी है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं के सिवा और भी कोई नंबर हो। एक और स्वयं तो सारी संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, अब एक और स्वयं के सिवा और भी कोई अगर गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या कही जाएगी। जैसे कि हम 6 को ही ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 9 भी है, 9 ले लेते हैं, ऐसे। तो 6 क्या होगा, इसका 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। 8 का 1, 2, 4, 8। 10 का 1, 2, 5, 10। 9 का 1, 3, 9। तो इनमें एक और स्वयं के सिवा और भी गुणनखंड आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसी संख्याएं जिनके एक और स्वयं के सिवा भी गुणनखंड होते हैं, चाहे एक ही गुणनखंड हो, 2 हो, 10 हो, उससे मतलब नहीं है। एक और स्वयं के सिवाय अगर कोई और गुणनखंड हो गया तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। अब अभाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर। अब जब भाज्य संख्याओं का टर्म ये था कि एक और स्वयं के सिवा और भी गुणनखंड थे, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, एक और स्वयं के सिवा कोई गुणनखंड नहीं होता है। एक और स्वयं के सिवाय कोई गुणनखंड नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें क्या था, भाज्य में था गुणनखंड होता है, और अभाज्य में क्या है, स्वयं के सिवा, एक और स्वयं के सिवा कोई गुणनखंड नहीं होता है।
अब ऐसी भी तमाम संख्याएं हैं, जैसे कि 2 को ले लीजिए आप। 2 भी एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या में आती है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये संख्याएं जो हैं, इनका जब आप भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक और स्वयं के सिवा किसी से विभाजित नहीं है। 2 को देख लीजिए, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का 1 3, 5 का 1 5, 7 का 1 7, 11 का 1 11 और 13 का 1 13। तो ये संख्याएं जो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। मुख्य रूप से 1 से 100 के बीच में कौन कौन संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपको जानना होगा। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 जो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और इसके साथ एक और टर्म है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 के सिवाय सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अब एक टर्म और है, एक जो होता है, ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। एक की गणना किसी में नहीं होती है, भाज्य में भी नहीं होती है और अभाज्य में नहीं होती है। और 2 के सिवा सभी भाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक सम अभाज्य संख्या है। ये हो गया। अब लिख लेते हैं हम अभाज्य संख्याओं को क्रमशः। तो 2 से शुरुआत करेंगे, 1 से 100 के बीच में 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको आप याद भी कर सकते हैं, या अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप आसानी से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम ऐसी अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, विकल्प देकर के 4, उनमें से कौन सी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याएं रहेंगी, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। तो जैसे 100 तक हमने अभी अभाज्य संख्याएं देखा, तो उसमें 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों का अंतर क्या है? 2 है। 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो इसको हम अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम भी कहते हैं। इसी तरीके से आप 5 और 7 भी ले सकते हैं। 5 और 7 भी है ट्विन प्राइम भी हो और अंतर उनका 2 हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। 11 13 भी है, 17 19 भी है। अंतर हमेशा 2 होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए और अंतर उनका दोनों का 2 होना चाहिए। उनको कहते हैं अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम। ऐसी बहुत संख्या है, लेकिन आप जैसे क्रमशः ऊपर चलते जाएंगे ये संख्या मिलना मुश्किल होती जाएगी। जैसे अगर हम कहें अभी 1 से 100 तक में हमने जो संख्याएं निकाला 89 और 97, क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं है। तो नजदीकी यानी स्टार्टिंग में ज्यादातर संख्याएं मिलती हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं? को प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनका आपस में कॉमन फैक्टर कह लीजिए, यानी कि सारो गुणनखंड 1 हो, 1 के सिवा कोई ना हो। जैसे कि 3 और 7 हम ले लें। 3 और 5 क्या था? अभाज्य युग्म था। और सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड सारो गुणनखंड 1 सिर्फ हो और कोई भी संख्या ना हो। इनका अगर 3 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 1 और 7 होगा, और इनका आपस में भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये 3 और 7 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से आप किसी को देख लीजिए, 5 13 को ले सकते हैं, 7 11 को ले सकते हैं, 13 17 को ले सकते हैं, 13 19 को ले सकते हैं, 11 89 11 97। ये इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, जिनका आप अभाज्य भी हो और आपस में कोई कॉमन फैक्टर इनका ना हो, कोई सारा गुणनखंड ना हो। अब हमने गुणनखंडों के विषय में तो जाना, लेकिन गणना में गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं या गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, उससे संबंधित टर्म है अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब, अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 18 ले लिए, तो 18 का जो हम गुणनखंड करते थे तो हम क्या लिखते थे? 1 2 3 6 9 और 18। तो ये 18 के गुणनखंडों की संख्या हुई। और हमको अब क्या निकालना है? हमको अब निकालना है अभाज्य गुणनखंडन। तो अगर हम 18 लिखते हैं तो इसको 2 गुणते 3 गुणते 3 लिखेंगे। दो तिया 6, 6 तिया 18। अब 2 भी किसी संख्या से नहीं डिवाइड होगा, कोई विभाजित नहीं होगा, यानी ये कि अभाज्य गुणनखंड है। 18 का 2 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, किसी संख्या से ये कटेगा नहीं। 3 भी वही है, ये भी 3 वही है। तो इस तरह से जब हम इसको गुणनखंड निकालते हैं तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन।
इसी का आगे चल के एलसीएम में, एचसीएफ में इस्तेमाल होगा। और भी कोई संख्या है, अगर हम 20 कर लेते हैं, मान लिया कि 20 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 और दूनी के 4, 5 20। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन। अब 4 और जैसे कि 18 था तो 3 और 6 भी है, तो 3 और 6 हम नहीं लिख सकते कि 3 गुणित 6। क्यों? क्योंकि 6 अभी डिवाइड होने वाला है, किससे? 2 से भी, 3 से भी। तो ऐसा गुणनखंड जो कि अभाज्य संख्याओं से बना हो। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन। आगे चलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, LCM को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। शब्द को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है और जानकारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? कोई भी दो संख्याएं, अगर हम एक संख्या आपका 8 ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं, इनका हम करते हैं गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये हो जाएगा 2 गुणित 5। अभाज्य गुणनखंडन करना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आप करेंगे कि 1 गुणित 2 गुणित 4 गुणित 8 लिखेंगे, ऐसा नहीं। गुणा के रूप में आप अभाज्य संख्याओं को ही लिखते हैं जिससे कि ये प्राप्त हो जाए। अब इसमें किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इन दोनों में जो अधिकतम कॉमन हो, इन दोनों संख्याओं में अगर 3 संख्याएं दे दी जाएंगी तो उन संख्याओं में अधिकतम कौन सा गुणनखंड कॉमन हो रहा है? तो 2 ही तो दोनों में आ रहा है। तो अतः 8 और 10 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 2 होगा। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं और जो गुणनखंड दोनों में सम्मिलित होता है उसी को लिख लेते हैं एक बार। यही होता है महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? ये गुणनखंडों से संबंधित होता है और LCM गुणजों से संबंधित होता है। कैसे गुणजों से संबंधित होता है? देखिए, अगर हम 8 और 10 का LCM की बात करें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये 2 गुणित 5। इसमें जो अधिकतम होता है उन सबको लेते हैं। इसमें क्या करते थे? कॉमन को लेते थे, जो दोनों में होता था वो लेते थे। इनमें सबको लेंगे और अधिकतम वाले को लेंगे। कैसे? 2 गुणित 2 गुणित 2, ये अधिकतम इसमें है 2 और इसमें 5 भी है तो ये ले लेंगे 5। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्या समझ में आया? ये गुणज से संबंधित है। LCM जो है किससे संबंधित है? गुणज से, क्योंकि 8 5 40 और 10 4 40। इसका जब दोनों का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आ गया LCM गुणजों से। और ये 8 और 10 दोनों 2 से भी कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा, तो ये गुणनखंड से संबंधित होता है और ये गुणज से संबंधित होता है। यानी कि महत्तम समापवर्त जो होगी वो दी हुई संख्याओं का गुणनखंड होगा। LCM लघुत्तम समापवर्त जो होगा वो दी हुई संख्याओं का गुणज होगा। और निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, इसमें जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। और इसमें क्या होता है? जो भी संख्याएं आपको मिल रही हैं उनको सबको हम लेंगे। अधिकतम वाला इसमें 2 3 बार आए तो 3 बार ले लेंगे, और इस 10 में 5 एक अलग संख्या है तो 5 ले लेंगे। ये होता है LCM। आगे चलते हैं।
एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े तथ्य। दो संख्याओं का मसप गुणित लसप बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। कोई भी दो संख्या, जैसे हमने 8 और 10 लिया था, तो 8 और 10 का एचसीएफ क्या आ रहा था 2, और 8 और 10 का एलसीएम क्या आ रहा था 40। तो दोनों संख्याओं का मौसक गुणित लसत 2 गुणित 40, दोनों संख्याओं का गुणनफल 10 वाट है 80। 8 गुणित 10, 80 बराबर 80। ये फैक्टर हुआ आपका कि दो संख्याओं का मौसक गुणित लसक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमने करके दिखा दिया। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है। जैसे एलसीएम कितना आया था 40 आया था 8 और 10 का, और एचसीएफ आया था 2, तो 2 40 का क्या है गुणनखंड है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है। इसी का उल्टा हम कह देंगे तो एलसीएम एचसीएफ का गुणज होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है। अब हम गुणनखंडों से संबंधित कुछ तथ्य और जान लेते हैं। कोई संख्या अगर दो संख्याओं का गुणनखंड है, कोई संख्या दो संख्याओं का गुणनखंड है, तो वह इनके योग का भी गुणनखंड होगा। जैसे कि 2 जो है 4 और 6 का क्या है गुणनखंड है, तो 2 जो है 4 और 6 के योग 10 का भी गुणनखंड होगा। अगर कोई संख्या दी हुई संख्याओं का गुणनखंड है तो उनके योग का भी गुणनखंड होगा और अंतर का भी गुणनखंड होगा। अंतर का भी, दोनों ध्यान रखना होगा, योग का भी और अंतर का भी। यहां से कर लीजिए, 4 और 6 का अंतर 2 होता है, तो 2 इसका भी है, योग का भी है और अंतर का भी है। यानी कि कोई संख्या दो संख्याओं का अगर गुणनखंड है तो वो उनके योग का भी गुणनखंड होगा और अंतर का भी गुणनखंड होगा। कोई भी संख्या आप निकाल के दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी जानना गणना के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम कुछ मुख्य अंकों का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 2, सबसे पहले 1 से कोई भी संख्या विभाज्य होती है, तो 1 से सोचने की जरूरत नहीं है। 2 से स्टार्टिंग करते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। जैसे देख लेते हैं, कोई भी संख्या लेकर के 22 है, 20 है, 44 है, 56 है, 68 है, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। आप करके देख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम में 11 दूनी का 22 होता है, 2 दहा में होता है, फिर 2 दूनी का, 2 दूनी का, ये 56 भी कट जाएगा, 68 भी कट जाएगा। अतः 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए अगर किसी संख्या के इकाई के अंक ये दिए हुए हों तो वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी और छोटी हो 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब अंकों के योग का क्या मतलब होता है, कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 3, 2, 5 ये संख्या है, 7, 8, 25। अगर आपको ये संख्या दे दी जाती है तो आपको भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके अंकों के योग कर लेते हैं। अगर वो 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अंकों का योग 3 + 2 + 5 + 7 + 8 + 2, 3 2 5 5 10 7 17 8 25 2 27, 27 3 से विभाज्य होता है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब अगर बड़ी संख्या दे देती है तो क्या हम योग करेंगे या इससे भी आसान कुछ तरीका हो सकता है? तो 3 के केस में आप क्या करते हैं, आप पूरी संख्याओं का योग न करके अगर आपको 3 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए तो उसको आप छोड़ देते हैं, योग नहीं करते हैं। ये एक आसान तरीका है कि पूरी संख्याओं को न जोड़ा जाए, कुछ संख्याओं को जोड़ करके और देख लिया जाए। 3 अगर आता है तो 3 को हम छोड़ देते हैं, 2 5 को जोड़ लेते हैं, 2 5 कितना होता है, 7 होता है, लेकिन 6 हमारा क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो यहां से छोड़ के 1 हम कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 और 7 8 होता है, 8 में से फिर हम 3 दूनी का 6 माइनस करके 2 ले सकते हैं, 8 2 10, 3 तिली का 9, 1 बच जाएगा, फिर 1 और 2 3 होता है, यानी 3 से विभाज्य। ऐसे भी आप तेजी से करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक नंबर 2 नंबर को आप ऐसे कट करके तेजी से कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बताया, 3 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए तो आप उसको जोड़ेंगे ही नहीं। और अगर 2 5 दिख रहा है तो 5 2 7 होता है, तो 7 6 3 से विभाज्य है, 1 बच गया, 1 तो 1 और 7 8, 8 8 16 और 16 2 18, 3 6 18, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कुछ स्टेप्स को आप जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देख करके कि इसमें कितना विभाज्य होता है तो शेष कितना बचा। और यहां भी आप कर सकते हैं, किसी दिशा से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 और 2 10 है तो 3 तिली का 9 होता है, 1 बच गया यहां से, तो 1 और 7 8, फिर 3 दूनी का 6 2 बच गया, फिर 5 2 7 1 बच गया, 2 1 3, 3 कटता ही है, उसको भी छोड़ देंगे, 3 ये भी छोड़ देंगे। मतलब पूरी संख्या को जोड़ना भी नहीं है। आगे चलते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। कैसे, अगर हम ले लेते हैं 624, इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो इसको हमको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम 2 अंकों को देख लेंगे कि 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 24 क्या है, 4 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आप करके भी देख लीजिए, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 9 36 और 4 6 24, ये 4 से विभाज्य होगी। तो क्या मिल के आया, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य होगी। ठीक, आगे देखते हैं। अब 8 का देख लेते हैं विभाज्यता, इससे मिलता जुलता है। किसी संख्या के अंतिम
3 अंक यहां हो जाता है, 3 अंक। 8 के केस में 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होती है, 8 से विभाज्य होती है। ये दोनों को एक साथ याद कर लीजिए आप। और ये हमेशा देखिएगा कि अगर 4 से विभाज्य है और 4 2 से विभाज्य होता है तो वो 2 से, यानी उसके छोटे गुणनखंड से हमेशा वो संख्या विभाज्य होगी। 8 से कोई संख्या विभाज्य है तो 4 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 4 उसका गुणनखंड है, 2 उसका गुणनखंड है। तो हमेशा अगर इसी तरह से 16 की बात कर ली जाए, अगर 16 से कोई संख्या विभाज्य है तो वो 8 से भी होगी, 4 से भी, 2 से भी होगी। कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो वो 3 से भी होगी, 2 से, मतलब अपने गुणनखंडों से भी विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या किसी दी हुई संख्या से विभाज्य है तो उस दी हुई संख्या के गुणनखंडों से भी वो संख्या विभाज्य होगी। तो 8 से क्या हो गया, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं 5 से। किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, 10 है, 10 5 से विभाज्य होता है, इसका इकाई अंक 0 है। 15 है, इसका इकाई अंक 5 है, ये भी 5 से विभाज्य है। 25 या कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर उसका इकाई अंक 0 या 5 होगा तो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी। अदरवाइज कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे होगा वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसी तरीके का आपका 10 से विभाज्यता देख लीजिए। किसी संख्या के अंतिम अंक सिर्फ 0 हो, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, 100, 200, 400, 500, 20, 30, 50, सिर्फ अंतिम अंक 0 आप देख लेंगे, अगर 0 मिलता है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। और हमने 5 से भी विभाज्यता का नियम बताया कि 5 भी अगर रहेगा अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, अंतिम अंक से मतलब इकाई के अंक से है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। और 10 से कोई संख्या अगर विभाज्य हो रही है, 10 का गुणनखंड क्या है, 5 है, तो उससे होगी ही होगी। 2 से हमने बता दिया 0, 2, 4, 6, 8 है, तो अगर 10 से है तो 2 से भी होगी। इस तरीके से आगे चलते हैं। 6 से विभाज्यता। 6 के केस में, अब 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, 2 गुणित 3 बराबर 6 होता है। तो जो संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो को प्राइम है, तो इनके से अलग अलग अगर विभाज्य है तो संख्या 6 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। 2 का कंडीशन क्या है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए, और 3 का क्या है, संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये हो गया कि 2 और 3 से अलग अलग अगर विभाज्य है तो संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता। 9 से इसका क्या नियम है, जैसे 3 का नियम होता है उसी तरह से 9 का होता है। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। देख लेते हैं, ये इतनी बड़ी संख्या है तो क्या हम इसका भाग देके चेक करेंगे, जी नहीं, इसके अंकों का योग कर लेंगे। अगर वो 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होती है, करके देख लेते हैं। 3, 2, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 8, 18, 9, 27 और ये 9, 36। 36 9 से विभाज्य है, इसलिए संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। भाग देकर के भी देख लेते हैं। यहाँ 9, 2, 18 हो जाएगा, 9, 6, 54, 9, 2, 18, 9, 1, 9, 9, 8, 72, कोई भी संख्या। अब हमने 3 वाले केस में जैसे बताया कि आपको योग भी नहीं करना है,
आपको क्या करना है, योग भी नहीं करना है, आप तुरंत इसको ऐसे देख सकते हैं। 9 से करना है, 9 यहां दिख रहा है, इसको कट कर देंगे। 8 है, एक 9 दिख रहा है, इसको भी कट कर देंगे तुरंत। ये 4 3 7 2 9, इसको भी कट कर देंगे। 7 2 9, इसको भी कट कर देंगे। यानी पूरा जोड़ना भी नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, कैलकुलेशन बहुत तेजी से करने के लिए एग्जाम में आप ऐसे कर लेते हैं। जहां भी आपको चेक करने की जरूरत पड़े तो तुरंत आप जो डायरेक्ट डिविजिबल है उसको तुरंत कट कर देते हैं। 9 कट, क्योंकि हमारा रूल क्या है, अंकों का योग। तो अंकों को योग चाहे 2-2 कर लीजिए, चाहे एक ही बार जोड़ लीजिए, बात तो एक ही हुआ। तो ऐसे में 9 को कट कर देंगे, 8 1 9 कट कर देंगे, क्योंकि जोड़ते जब हैं तो हमको आपके दिमाग में मेहनत करनी पड़ती है, स्टोर करना पड़ता है। 7 2 9 9 9 18 18 और 8 ऐसे जोड़ने में आपको थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम 2-2 3-3 अंक को ले लेते हैं। 7 2 9 हुआ, हम छोड़ देंगे इसको तुरंत, क्योंकि 9 हो गया। 9 ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। 8 और 1 ये भी 9 होगी, इसको भी छोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 ये छोड़ देंगे, मतलब पूरी संख्या कट रही है 9 से जोड़, तो ये 9 से विभाज्य होगी। ऐसे 3 के केस में भी कर लेते हैं, या ऐसे जो भी संख्याओं की विभाज्यता में योग की बात आएगी तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 9 से विभाज्यता क्या है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो ये होगा। अब एक मुख्य संख्या और है 11 से विभाज्य। संख्याओं से विभाज्यता के तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मुख्य रूप से यही है। 11 से विभाज्य क्या होता है, कोई भी संख्या दी है, संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य हो जाती है। अब इसको हम देख लेते हैं उदाहरण लेकर के। कैसे, संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। अब इसी संख्या को हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। हमेशा सम स्थान और विषम स्थान, सम का मतलब क्या, जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो सम होती है, और जो 2 से विभाज्य नहीं होती वो विषम होती है। तो सम स्थान 2 4 6 ऐसे, और विषम स्थान 1 2 3 ऐसे। तो विषम स्थान ये 1 का स्थान है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसको आप ऐसे, स्थान की बात हो रही है, एक क्योंकि विषम और सम की बात की है इसलिए हमने नंबरिंग कर दिया। एक पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। तो सम स्थान क्या हो गया, 2 4 6 8 सम स्थान हो गया। विषम स्थान क्या हो गया, 1 3 5 7। तो विषम स्थान के अंकों का योग कौन कौन होगा, ये 2 9 1 3, एक एक छोड़ करके शुरुआत क्या करते हैं, एक एक छोड़ करके ऐसे तेजी से। अब तो ये याद करने के लिए हुआ, समझने के लिए हुआ, लेकिन जब हम इसका चेक करते हैं तो तुरंत हम एक एक अंतर छोड़ करके संख्याओं का योग कर लेते हैं और उसके बाद उसका कर लेते हैं। तो 2 और 9 कितना होगा, 11, एक 12, 12 और 3 15। और अब चलेंगे कहां हम, सम स्थान। तो 2 8 4 2 कितना होगा, 7 8 7 15, 15 और 4 8 7 15 4 19 और 2 21। इस तरीके से 21 में से 15 हम घटाएं कितना होगा, 6। ये ना ही शून्य है और ना ही 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। भाग दे के देख लीजिए आप, 11 दूनी का 22, 11 कम 11, 3 1 11 दूनी का 22, और फिर आपका कितना हो जाएगा, 9 8 11 8 88, 10 109 11 9 99, 10
107, 11 9 99 और 7 दूनो 92। ये संख्या नहीं विभाज्य भी नहीं हो रही है। तो ये कोई भी संख्या आप लेकर के और चेक कर सकते हैं, नियम ऐसे ही लगेगा। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। इस तरीके से और भी 7 बहुत ही 60 तरीके होते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में उतना गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, कुछ और संख्याओं को हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम 12 से विभाज्यता की बात करें, अब कुछ ऐसी संख्याएं लेते हैं जैसे 12, 15। 12 के दो को प्राइम फैक्टर 3 और 4, 3 गुणित 4 बराबर 12 होता है। उसी तरह से 15 3 गुणित 5। इस तरह से अगर दो को प्राइम फैक्टर आते हैं और इनके अलग अलग विभाज्यता चेक कर लेते हैं, जैसे 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। उसी तरीके से 3 और 5 अगर दोनों से विभाज्य है, 15 से विभाज्य होगी। 72 से चेक करना है विभाज्यता अगर, तो 72 का को प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 8 और 9। 8 गुणित 9 बराबर 72 होता है। तो अगर संख्याएं 8 और 9 दोनों से अलग अलग विभाज्य हैं तो 72 से भी विभाज्य होंगी। ऐसी कई संख्याएं बड़ी जिनकी विभाज्यता अगर चेक करनी हो कभी, तो उनके को प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर उनसे अलग अलग संख्याएं विभाज्य हैं तो ये बड़ी संख्या से भी वो संख्या विभाज्य होगी। जैसे 12, 3, 4, 15, 3, 5, 72, 8, 9। अगर कोई संख्या के 3 को प्राइम फैक्टर हैं, उनसे भी अलग अलग, जैसे कि 30 से अगर चेक करना है आपको, तो 2 गुणित 3 गुणित 5 ये को प्राइम है, मतलब आपस में इनका कोई सार्वगुणनखंड नहीं है एक के सिवाय। तो 2 से अगर विभाज्य है, 3 से है और 5 तीनों से अगर विभाज्य है तो वो संख्या 30 से भी विभाज्य होगी।